हस्तिनापुर गांव में रहने वाली सरोज के 5 बेटे थे। उसका पति जगदीश पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले जगदीश का स्वर्गवास हो गया था। समय के साथ सरोज के सभी बेटे जवान हो गए और उन्होंने पिता के कपड़ों के सीमित कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में बदल दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे सरोज के 5 बेटों ने मिलकर सरोज का मान ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और फिर उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहा रमेश भाई। अमीर रईस होने का सरोज के मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जरूर ही पिछले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, तभी जाकर इस कलयुग में इसे 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोज के प्रति गांव वालों के मन में काफी इज्जत थी। पैसे वाली होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अरे मेरे 5 पांडु, यहाँ पर आओ। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, शाम को बात हो सकती है। कामकाज के प्रति क्या इतना मशरूफ हो गए हो तुम लोग जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? मोहन भैया, तुम माँ की बात सुन लो, हम चारों कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने तुम 5 भाइयों के लिए लड़कियां पसंद की हैं। सभी खानदानी और रईस खानदान की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उसका तीसरा बेटा कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ, शुरुआत से ही हम 5 भाइयों की सोच यही रही है कि हम गरीब घरों की बेटियों को ही इस घर में दुल्हन बनाकर लाएंगे। माँ, प्रदीप सही कह रहा है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? अगर मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का मेल भी नहीं देखा कहेंगे। माँ, आपको जमाने की पड़ी है, बल्कि ये सोचो कि किसी गरीब की बेटी का हाथ थामने से किसी गरीब पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। सरोज 5 बेटों की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो तब 5 मिलकर पांडव की तरह पाठ पढ़ाते रहते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश? सरोज अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी तलाश धर्मपुर गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियों रोहिणी, दीपा, नीलम, पुष्पा और तनु पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से सरोज अपने 5 बेटों की शादी करके 5 बहुओं को घर लाती है। मेरी 5 बहुओं, अपने दाहिने पैर को इस अक्षत कलश पर पैर लगाकर गृह प्रवेश करो। हम तो सोच रहे थे कि तुम इतनी अमीर हो तो जरूर बड़े घर की बेटी को बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहुएं तो बहुत गरीब हैं। लगता है इन बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज ना दे सका। बीना की बातें 5 दुल्हन को झकझोर कर रख देती हैं, मगर सब कुछ इतने पर ही खत्म नहीं होता। रस्में खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सरोज कहती है, ना जाने कैसा गरीब भिखारी बाप है इनका जो पाव भर मिठाई भी ना रख सका। तुम सब देखना, कल सुबह तक ये बीना पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहुएं गरीब घर से है। सरोज की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए हुए पल भर भी नहीं हुआ और आपने अभी से ही इनको ताने देना शुरू कर दिया। सरोज की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक चोट पहुंचा रही होती है। देखते ही देखते सप्ताह पर सप्ताह, महीने भी बीत जाते हैं। एक शाम बीना सरोज के पास आती है। अरे ओ सरोज, गजब हो गया, तुम तो बर्बाद हो गई। ऐसा भी क्या हो गया जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? ठीक से बता, जल्दी क्या हुआ? तेरे कपड़े के कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तेरे 5 बेटे कर्मचारी सहित ढेर हो गए। ये सुनकर सरोज कारखाने की ओर दौड़ती है, जहाँ सब कुछ धू-धू करके जल रहा होता है। अपने बेटों के जले हुए शव देखकर सरोज शांत रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे शोक में डाल देती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक रोज सरोज अपने बेटों की याद में खोई हुई होती है कि तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है। उसकी 5 बहुएं उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए ना, हार्ट में ब्लॉकेज हुई है, जिसके लिए इनकी बाईपास सर्जरी होना जरूरी है और इसके लिए तकरीबन 10 लाख का खर्चा आएगा। हमें कुछ भी करके माँ जी को बचाना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। अपने पतियों के बाद हम अपनी सासू माँ को नहीं खो सकती। हमारे तो मायके वाले भी गरीब हैं, हम उनसे भी कुछ मदद नहीं मांग सकते। फिर तो एक ही रास्ता है,
हमें अपने घर को बेचना होगा। वो पांचों अपने घर को बेच देती हैं और सरोज का इलाज करवाती हैं। थोड़े से बचे हुए पैसों से वो किराए पर एक कमरा लेती हैं और पांचों बहुएं अपनी सास के साथ उस किराए के एक कमरे में रहने लगती हैं। कुछ महीने तो जैसे तैसे उन्होंने बचे हुए पैसों से काट लिए, लेकिन फिर वो अपना जीवन बेहद ही गरीबी में काटने पर मजबूर हो गई और दिन में सिर्फ एक टाइम ही रूखा सूखा खाना खाकर गुजारा करने लगी। और कुछ समय बाद तो वो टाइम भी आ गया जब उन छहों को भूखे पेट ही सोना पड़ा। दीदी अब तो भूख के मारे जान जा रही है। सही कहा तुमने, अगर हमने पहले कुछ बचत की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी बहुओं को भूख से तड़पता देख सरोज लाला के पास जाती है और कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माफ करना सरोज बहन, लेकिन अब मैंने उधार देना बंद कर दिया है। नकद लाओ और राशन पानी ले जाओ। गांव के मंदिर के बाहर बैठकर सरोज भीख मांगने लगती है, लेकिन उस दिन 10 रुपए से ज्यादा उसे 1 पैसा भी नहीं मिलता। उन 10 रुपयों से सरोज आटा खरीद कर ले जाती है, जिससे उसकी बहुएं 6 रोटी बनाती है और सभी 1-1 रोटी नमक के साथ खाकर आधा पेट ही सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। पांचों बहुएं सुबह से शाम तक काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। घर में छाई गरीबी के कारण सरोज को सदमा लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। पांचों बहुएं कूड़ा कचरा बिनकर उसमें खाने की तलाश करने लगती हैं। कुछ दिन बाद तनु और पूजा को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। वो अपनी सास की तबीयत को देखते हुए अगले दिन काम पर जाने के लिए लेट हो जाती हैं। जहाँ पहुँचकर उनकी सेठानी उनसे कहती है, आ गई तुम दोनों कामचोर हैं? तुम गरीबों की यही बीमारी है, मीठे मुंह तुमसे 2 बोल क्या बोल लो, तुम तो सर पर ही चढ़ जाती हो। चलो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाकर काम पर लग जाओ। वो दोनों काम पर लग जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान अपनी सास की सेहत की तरफ ही था। घर का सारा काम करते हुए तनु को भूख लग जाती है और वो पूजा से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ रोटियां बची हैं, सेठानी तो इन्हें कूड़े में ही फेंकेगी, तो क्यों ना हम ही इन्हें खा ले। नहीं तनु, तू तो जानती है ना सेठानी कैसी है। वो जब हम गरीबों को बासी रोटी सब्जी तक नहीं खाने देती तो वो हमें ताजा खाना क्या खाने को देगी। हम ये रोटी चुरा कर ले चलते हैं, घर जाकर सब मिलकर खा लेंगे। वो दोनों बहनें अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे रोटी चुरा कर ले जाती हैं। तभी सेठानी उन्हें देख लेती है और पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। मैं कहती हूँ रुक जाओ, तुम दोनों कानून से नहीं बच सकती। भाग तनु भाग, नहीं तो ये पुलिस वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी तनु का पैर गड्ढे में अटक जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पूजा उसे उठाने के लिए रुकती है, तभी पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। क्या चुरा कर भाग रही थी तुम दोनों? हैं? दिखाओ मुझे। पुलिस मैडम उनके हाथ से वो थैला लेती है और जैसे ही उसमें देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसमें कुछ रूखी सूखी रोटी होती है, जिसे देख वो पुलिस वाले उनसे पूछती है, मुझे लगा तुम दोनों पैसे या गहने चुरा कर भागी होगी, लेकिन तुमने ये कुछ रोटियां भला क्यों चुराई? भूख सब कुछ करवा देती है साहब, और ये बात आप नहीं समझोगे। तनु और पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी दुख भरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। उन दोनों की कहानी सुन पुलिस का मन पसीज जाता है और उनको उन पर दया आ जाती है। देखो, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ गुनाह देखता है लेकिन एक गरीब की भूख नहीं देख सकता। ये लो तुम कुछ पैसे रखो, इनसे कुछ काम शुरू कर लेना। पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं और उन्हें कुछ खाना खरीद कर दे देते हैं। वो खाना लेकर वो घर जाती है और पेट भरकर उस दिन वो सभी बहुएं अपनी सास के साथ खाना खाती हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे कई गरीब हैं जो भूख की भट्टी में झुलस कर दम तोड़ देते हैं। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थी, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना,
बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हूँ। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए, ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया, खुद दोनों ने बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गयी।